हेलो फ्रेंड्स, आप वेलकम टू माय चैनल वीबीए एजुकेशन। आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज चैप्टर नंबर 7 ऑफ क्लास 8 एनसीईआरटी पॉलिटी। इस चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। ना क्या मतलब होता है कि हम लोग को सोशली मार्जिनलाइज किया गया है। इसका मतलब होता है कि एग्जाम्पल से देते हैं। ठीक, आप क्लास में हो, ठीक, एक बच्चा है ये बाकी सबसे बहुत अलग है। यहाँ वही एग्जाम्पल दिया है, इसी के माध्यम से समझाता हूँ। इसी के यूज से ये बच्चा जो है सबसे अलग है। ये ना ही स्पोर्ट्स में अच्छा है, सबसे मिलजुल के नहीं रहता है, कम बातें करता है। तो इसे लोग क्या करते हैं, इसका बाइकआउट कर देते हैं, ये दिखना बंद हो जाता है, इसे लोग देखते नहीं है। ही बिगिंस टू बी अननोटिस्ड। इसकी वजह से क्या होता है, ये धीरे धीरे करके क्लास के बिल्कुल साइड में चला जाता है और हट जाता है, और फिर इसे कहीं ऑब्जर्व नहीं किया जाता है। इसे कहते हैं मार्जिनलाइजेशन। To be marginalized is to be forced to occupy the sides of fringes and thus not be at the center of things. This is something that some of you have probably experienced in classroom or playground. If you do not like most people in your class, that is, if your if your taste in music or films is different, if you isn't marks you of your others, if you are less chatty than others in your class, if you don't play same sport many of your classmates, like if you dress differently, the chances are that we will not be considered in by your peers. So often you end up feeling that you are not with it, as if what you say, feel and think and how you act are not quite right and acceptable by others. यानी कि क्लासरूम में हम सबसे अलग हो जाते हैं, हमें मार्जिनलाइज किया जाता है। तो जैसे कि क्लासरूम्स में है, वैसे ही सोशल एनवायरनमेंट में भी कुछ ग्रुप ऑफ पीपल कम्युनिटीज हैं जिनने एक्सपीरियंस किया होगा ऐसे एक्सक्लूडनेस, हु आर बीन एक्सक्लूडेड। उनका माइग्रेनाइजेशन किस वजह से होता है, क्योंकि वो अलग लैंग्वेज बोलते हैं, डिफरेंट कस्टम्स फॉलो करते हैं, अलग रिलीजन से हैं, जिस अलग रिलीजन से यानी जिससे मेजॉरिटी कम्युनिटी है उससे अलग रिलीजन से है। They may also feel marginalized because they are poor, considered to be a low social status and viewed as being less human than others. Sometimes marginalized groups are viewed with hostility and fear. This sense of difference and exclusion leads to communities not having access to resources and opportunities, and in their inability to exert their rights, they experience a sense of disadvantage and powerlessness. Vice versa, more powerful and dominant sections of society who own land are wealthy, better educated, politically powerful. Thus, marginalization is seldom experienced in every sphere. Economic, social, cultural, political, name the sphere, and you will obviously see marginalization in this sphere. And political factors work together to make certain groups in society feel marginalized. अब एनसीईआरटी स्टोरिफिकेशन से हमें समझाना चाहती है, तो चलिए स्टोरिफिकेशन से ही समझेंगे मार्जिनलाइजेशन। सोमा और उसका भाई जो है वो रिपब्लिक इंडिया परेड देख रहे हैं ऑन टीवी विद अपने ग्रैंडफादर्स के साथ। ओ सी एन आदिवासी फ्लोट। तो ये लड़की पूछती, दादू व्हाई दे ऑलवेज शो आदिवासीज एज ओनली डांसिंग? या दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट अस। द लाइव्स ऑफ आदिवासीज आर वेरी रिच देन मोस्ट पीपल डोंट नो।
तो अब ये कहानी बताते हैं कि क्या हुआ इनके साथ। जब ये यंग थे यानी जब ये जवान थे तो इनके विलेज था उड़ीसा में, वो बहुत सुंदर था और इन्हें हर चीज लैंड और फॉरेस्ट से मिलती थी, उनके आसपास के मिल जाती थी, लोकली अवेलेबल हो जाती थी। वी इन टर्म रिस्पेक्टेड, यानी ये जो थे ये सब रिस्पेक्ट करते थे लैंड, फॉरेस्ट और रिवर को। सडनली एक दिन क्या हुआ, फॉरेस्ट के ऊपर एक कंपनी आ गई। कंपनी के ऑफिशियल्स ने बोला, कंपनी का ऑफिशियल्स और कॉन्ट्रैक्टर्स आए और लार्ज स्केल में काटने लगे। इफ वी protested they beat us and then took us to the court where we did not have our lawyers and could not fight our case। हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं, हमें लॉयर देते हैं, इनफैक्ट हमें सरकार खुद लॉयर देती है। तो यहाँ हमारा आर्टिकल 22 और 39 ए को हार्म हुआ। और इससे पहले पिछले पेज में वो भी गलत था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है, क्या बोला है, there shall be no discrimination on basis of caste, religion, sex, place of birth or any of them under part 3 of the constitution। Then how did we survive, Dadu? Many of us were forced to leave our homes and settle in seasonal work in rare towns। When company came, they said there was iron ore under our land. They wanted to mine it. They promised jobs and money if we could sold and to them. And some villagers were excited. Others said this would destroy our lives and would get nothing। Some gave। यानी कि अब क्या हुआ कि अब स्टोरी पहले समझते हैं। तो एक बच्ची है अपने दादा के साथ क्या कर रही है, टीवी देख रही है, टीवी पे आदिवासी प्रोग्राम देख रही है। अब आदिवासी प्रोग्राम में वो देखते हैं कि एक्सोटिक ड्रेस पहन के, बड़ी बड़ी मालाएं पहन के आदिवासी इसको डांस करते हुए दिखाया जा रहा है। अब ये पूछती है अपने दादाजी से कि ये आदिवासी को हमेशा डांस करते हुए क्यों दिखाया जाता है। तो इनके दादाजी बताते हैं ये हमारे बारे में उतना नहीं जानते, हमारे यहाँ डांसिंग से भी ज्यादा चीजें होती हैं। आवर कल्चर वाज वेरी रिच। तो अपने छोटे पर ये जब जवान थे तब की कहानी बताते हैं। तो बताते हैं जब यंग थे तो इनके विलेज था ओडिशा में, वो बहुत ब्यूटीफुल था और जो भी इन्हें सब चाहिए था वो लैंड, फॉरेस्ट जो इनके पास था उसे मिल जाता था, उससे मिल जाता था। और इन टर्न ये लोग क्या करते थे, ये लोग लैंड, फॉरेस्ट और रिवर को रिस्पेक्ट करते थे। सडनली क्या हुआ, फॉरेस्ट को लार्ज स्केल पे कट डाउन करने लगे लोग। फॉरेस्ट ऑफिशियल्स आए और कट डाउन करने लगे, कॉन्ट्रैक्टर्स भी। अब अगर ये लोग प्रोटेस्ट करते थे तो इन्हें मारा जाता था और फिर इन्हें कोर्ट में ले जाया जाता था। इनके पास अपने लॉयर भी नहीं हुआ करते तब ताकि ये लोग केस फाइट कर सकते थे। तो अब लड़की पूछते तो आपने सरवाइव कैसे किया दादू। तो इनने बताया कि हम में से कईयों को बोला गया, इनफैक्ट फोर्स किया गया कि हम लोग अपना घर छोड़ दें। फिर क्या वो कंपनी वाले आए और उन लोग ने बताया कि यहाँ जो है लैंड के नीचे आयरन ओर है और बोला कि अगर हम लोग उन्हें अपनी जमीन बेच दें तो हम लोग को वो मनी और वर्क देंगे, मनी और जॉब्स देंगे। तो उन लोग ने क्या किया, अगर ये लोग अपनी लैंड उन्हें सेल कर दें। कुछ जो विलेजर्स थे बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन कुछ ने बोला कि नहीं, इससे तो हमारी कल्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगी और हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो कुछ लोगों ने क्या किया, अपनी जमीन दे दी। फिर इन लोगों ने क्या किया, अब नहीं भाग रहे थे कुछ लोग, तो उन लोगों को भगाने के लिए इन लोगों ने पीटा।
Then they beat us and threatened us till eventually everyone forced to sell and abandon the land of their forefathers. They had the support of authorities. Our whole way of living vanished overnight. यानी कि रातों रात इन्होंने पूरी जमीन खाली करा दी, आसपास का सब खाली हो गया. Oh, Dadu. And afterward what happened? तो इन्हें बताया कि 40 एकड़ जमीन देके हमें बहुत कम मनी मिला आयरन कॉन्ट्रैक्टर को देने के लिए, और फिर इन्हें फिर मनी की, और फिर जब ये लोग सिटी में आए तो मनी हार्डली लास्ट हुआ. We had no means of livelihood anymore. We were all crammed into tiny inverted rooms. How we missed our carefree lives and open spaces. अब इन्हें बहुत छोटे घर में रहना पड़ा. अब क्या हुआ, बाद में बताते हैं कि जो लड़की है उसके पापा को जॉब मिली और फिर वो लोग दिल्ली शिफ्ट हो गए. ये जो था बहुत डिफिकल्ट टाइम था, इसीलिए तुम लोग सेवरल इयर्स तक स्कूल नहीं जा पाए. फिर बच्चा बताता है, दादाजी सिर्फ प्रॉब्लम आपको ही नहीं थी, हमें भी थी. हमने बहुत सारे स्टडीज मिस की, अलग दूसरे बच्चे हमारा मजाक उड़ाते थे, क्योंकि हम लोग जो है अपनी संथली बोलते थे जो इनकी लोकल लैंग्वेज थी, और हिंदी नहीं आती थी हमें. लेकिन बोलती है कि लेकिन अब तो मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं और मुझे इंग्लिश भी बोलने आ गई है, अब तो हालत सुधर गई है. फिर लड़का बोलता है, काश मैं अपने दोस्तों को अपना गांव दिखा पाता था, उससे पहले कि वो डिस्ट्रॉय हो चुका होता. तो इसके दादा बोलते हैं, तुम अभी भी हमारे गांव के बारे में बहुत चीजें बता सकते हो, ये उन्हें बहुत चीजें सिखाएगा. लड़की बताती है, मैं एक दिन क्या करूंगी, मैं एक दिन इसके ऊपर मूवी बनाऊंगी. हमारी स्टोरी पे, इस स्टोरी पे, आदिवासी स्टोरी पे. आदिवासी स्टोरी, यहां क्या आ गया, रिजर्वेशन पॉलिसी आ गई. क्या आ गया, रिजर्वेशन पॉलिसी. फिर क्या आ गया, SC ST, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स. तो ये 2 पॉइंट यहां आ गए. आर्टिकल 15 भी हमारा आ चुका है पहले, अगर याद हो. कहाँ आया, there shall be no discrimination on basis of caste, religion, sex, place of birth or any of them under part 3 of the constitution. अब आगे पढ़ेंगे. आदिवासी कौन है. आदिवासी मतलब ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स. ये वो कम्युनिटीज हैं who lived and often continue to live in close association with forest. Around 8% of India's population is Adivasi. Many of India's most important mining and industrial centers are located in Adivasi's area. This is Jamshedpur, Rourkela, Bokaro, Bahilai. Among others, Adivasis are not homogeneous population. There are over 500 different groups of Adivasis in India. तो ये जो है ये आपका एक टाइप का जनरल नॉलेज का काम कर जाएगा. हमारे इंडिया में कितने टाइप के आदिवासी हैं, वो 500 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आदिवासी ग्रुप्स. Adivasis are particularly numerous in states like Chhattisgarh, Jharkhand, Maharashtra, Madhya Pradesh, Odisha, Gujarat, Rajasthan, Andhra Pradesh, West Bengal, and in northeastern states of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, and Tripura. State like Odisha is a home to more than 60 different tribal groups. Adivasi society are so most distinct because there are often very less hierarchy among them. This makes them radically different from communities organized around principle of Jati Varna or those that were ruled by king. Jati Varna, इसके बारे में लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे. हिस्ट्री जब मैं स्टार्ट करूंगा तो उसमें पढ़ाऊंगा. और
एक एक ट्राइब है, कौन सी ट्राइब? तो बिरसा मुंडा रिवॉल्ट हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री में, क्लास 8 की हिस्ट्री में हम मुंडा रिवॉल्ट पढ़ेंगे। तो मुंडा जो एक ट्राइब का नाम है। तो अब इनका हिस्ट्री में क्या योगदान था, ये हमारी ये इनका जो है मॉडर्न हिस्ट्री में, यानी कि हमारे कॉलोनियल पीरियड में क्या काम था, इन लोगों ने क्या किया था, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अपनी हिस्ट्री की बुक्स में। तो ये खत्म करने के बाद मैं हिस्ट्री स्टार्ट करूंगा। तो यहाँ लिख रहा है, ट्राइबल्स आर ऑल्सो referred as Adivasis. You may have heard the term scheduled tribe. Scheduled tribes is a term used for Adivasis used by the Indian government in various official documents. This not There is an official list of tribes. Scheduled tribes are often grouped together with scheduled caste and category. Scheduled caste and scheduled tribe SCST पिछले स्लाइड में डिस्कस हुआ था। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब हमारे इंडिया में जो है आदिवासी और रेंज यानी बहुत सारी डिफरेंट रिलीजन्स फॉलो करते हैं, जैसे इस्लाम, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, और these often include the worship of their ancestors, village and natural spirits. The last associated with and resided in various side in landscape, mountain spirits, river spirits, animal spirits, etc. The village spirits are often worshipped at specific scared groves within the village boundary, while the ancestral ones are usually worshipped at home. Additionally, Adivasis have also been influenced by different surrounding religion like Shakta, Buddhist, Vaishya, Bhakti, Christians, and all such. Now, simultaneously, Adivasi religion themselves have influenced dominant religions of empire around them. यानी कि उन लोगों ने बहुत सारे इनफैक्ट बहुत सारे उन लोगों ने क्या किए, रिलीजन फॉलो किए हैं, जैसे ऊपर कुछ बताए हैं, शक्ता, बुद्धिस्ट, वैश्य, वैष्णव, भक्ति वगैरह वगैरह। अब दिस इज हाउ दे आर शोन इन पिक्चर्स। हमें मूवीज में ऐसे ही दिखाए जाते हैं आदिवासी। अब आगे पढ़ेंगे आदिवासी एंड स्टीरियोटाइपिंग। अब इंडिया में हम लोग क्या करते हैं, इंडिया में we usually showcase Adivasis communities in particular ways. Thus, during school functions or official events or in books or in movies, Adivasis are invariably portrayed in very stereotypical ways, in colorful costumes, headgear, and through their dancing. Beside this, we seem to know very little about the realities of their lives. This often wrongly leads to people believing they are exotic, primitive, backward. Often Adivasis are blamed to lack of advancement as they are believed to be resistant of change or new ideas. You will remember that you read in class 6 book how stereotyping particular communities can lead people discriminating against such groups. अब आदिवासी एंड डेवलपमेंट, ये इन दोनों का कैसे रिलेशन है ये पढ़ेंगे। तो कैसे रिलेशन है,
As you've already read in history textbook, फिलहाल अभी पढ़ा नहीं, अभी पढ़ाया जाएगा आपको, अभी पढ़ाऊंगा मैं। तो क्या लिखा है, फॉरेस्ट आर एब्सोल्युटली क्रूशियल इन डेवलपमेंट ऑफ ऑल एम्पायर्स। क्या है, फॉरेस्ट आर क्रूशियल इन डेवलपमेंट ऑफ all empires. Scattered civilizations in India, metal ores like iron and copper, and gold and silver, coal and diamonds, invaluably timber, most medical herbs and animal produce, and animal themselves all came from the forest. In addition, the continuation of life depend heavily on forests that help recharge many of India's rivers, and as is becoming clearer now, crucially to available and quality of air. क्लियर तो हो ही रहा है, लॉकडाउन में कुछ अच्छा हुआ है तो वो रिवर्स क्लियर हुआ है. So this is radically contrary of our image of Adivasi today. Somewhat marginal and powerless communities. In the colonial world, they were traditionally range hunters, gatherers, and nomads, lived by shifting agricultural and also cultivating in one place. Although this remained for over 200 period, Adivasi have been increasingly forced through economic changes, forest policies, and the political force applied by the state and private industries to migrate to lives as workers in plantations, at construction site, in industries, and as domestic workers. For the first time in the history, they do not control or have much direct access to forest territories. अब from 1830 के बाद क्या हुआ, आदिवासी from झारखंड and adjoining areas moved in very large number. लोग मूव करने लगे प्लांटेशंस इंडिया में बहुत सारे, और में जो है मॉरिशियस, कैरेबियन और ऑस्ट्रेलिया में मूव किए. इंडिया स्टील इंडस्ट्री became possible for with their labor in Assam. Today there are 7 lakh Adivasis in Assam alone. The story of this migration is full of extreme hardship. बहुत मुश्किल रही, टॉर्चर, हार्ट ब्रेक एंड डेथ. फॉर एग्जाम्पल 19th सेंचुरी में अकेले 5 लाख आदिवासी had perished in this migration. The songs below captured the hopes of migrants and the reality they faced. Come Mini, let's go to Assam. Our country has much suffered. The country of Assam, oh Mini, has tea goddess full of granary. The Sardar says work, work. The Babu says catch and bring them in. The Sahib says I'll take off the skin of your back. Hey Jaduram, he decided us by sending us to Assam. तो ये जो है, ये बासु एस सोर्स से आया है. तो ये बेसिकली बताया गया है कि ये जो स्टोरी है ये आदिवासी कम्युनिटी की स्टोरी है. उन लोग कैसे गए, क्या सोच के गए और एक्चुअली हुआ क्या, इसके बारे में स्टोरी बताती है. अब आगे पढ़ेंगे. ये क्या है, नीलगिरी हिल की ये फोटो है, कलंदी डिस्ट्रिक्ट में है ये, उड़ीसा में. दिस एरिया इज इनहैबिटेड बाय कोन्स, आदिवासी कम्युनिटी. कोन्स के बारे में हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे. नीलगिरी स्केट माउंटेन ऑफ दिस कम्युनिटी. A major animal company is planning to set up a mine and refinery here, which will displace the Adivasi community. They are strongly resistant and propose the development have been joined by environmentalists as well. The case against the company अभी भी पेंड कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट में अभी भी है, मतलब कि अभी तक इस पर कोई डिसीजन नहीं आया. अब in a cycle of poverty, deprivation, 45% of tribal groups in
rural areas and 35% of urban area live below the poverty line. This leads to deprivation of the area. Many children are malnourished. Literacy rates among tribals are also very low. When Adivasis are displaced from their land, they lost much more than a source of income. They lost their tradition and custom, a way of living and being. They took a farming land, they left some houses and took a big corruption ground. Temple, well and pond. How will we survive? ये किसने बोला? गोविंदा मरण, who was displaced due to a refinery project in Odisha. The Muslim and marginalization. अब ये तो पता है SC/ST के नाम पे तो हो ही रही है, अब जातिवाद पे भी हो रहा है. जातिवाद पे भी हो रहा है मार्जिनाइजेशन. जैसे कुछ कम्युनिटीज को क्या किया जा रहा है, बहुत अच्छे से ट्रीट किया जा रहा है, और कुछ को ध्यान ही नहीं दिया जा रहा. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टॉक अबाउट इंडिया. जैसे कि कोई टेम्पल बन रहा है, ठीक. अब इसके ऊपर क्या हुआ था, केस चला था. यहाँ पहले मस्जिद था, उसके पहले यहाँ टेम्पल था, ठीक. इसमें केस हुआ था तो टेम्पल वाले जीत गए और फाइनली यहाँ जो टेम्पल बन रहा है. अब जो मस्जिद वाले उन्हें कहीं और वो दे दिए जमीन. अब यहाँ जो है जिसने केस लड़ा था वो बड़ा पॉलिटिशियन या बड़ा आदमी आएगा और यहाँ रीति रिवाजों से यहाँ के लोगों की हेल्प करेगा, जबकि इस एरिया पे वो पॉलिटिशियन है और ही इज वन ऑफ द मिनिस्टर्स जो स्टेट की तरफ से है, which means he is a part of executive, he is a legislative. वो इस तरफ नहीं देखेगा. ये हुई कि नहीं मार्जिनाइजेशन, यानी एक कम्युनिटी को जो है अच्छे से ट्रीट करो, दूसरी को देखो भी ना. दिस कैन बी कॉल्ड मार्जिनाइजेशन. अब 13.4% of India's population are considered to be marginalized community in India today, because in comparison of other communities they are over the year been deprived of benefits of social economic development. The data in 3 tables below, deprived from different sources, indicate the situation of the Muslim communities with regard to basic amenities, literacy and public employment. Read the tables below. What do you think this table tells us about the socio-economic status of Muslim? अब नीचे टेबल, अब नेक्स्ट स्लाइड पे एक टेबल दिया गया है, उसे पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या सोशियो-इकोनॉमिक स्टेटस है मुस्लिम्स का, मुस्लिम कम्युनिटी का. तो देखो कच्चा हाउसेस में कितने परसेंट रहते हैं, 63.6%. 1994 का ये रिकॉर्ड है, अभी मैं इसे कोई पुष्टि नहीं रखता, लेकिन बुक के हिसाब से ये है 1994 का. तो क्या है, 63.6% ऑफ मुस्लिम्स रहते हैं कच्चे हाउस में, जबकि 55.2% ही रहते हैं हिंदूज कच्चे हाउस में. इलेक्ट्रिसिटी 30% मुस्लिम्स को है बस एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी का, जबकि 43.2% हिंदूज को है. अब पाइप्ड वाटर 19.4% मुस्लिम्स को ही पाइप वाटर का एक्सेस है, जबकि 25.3% हिंदूज को पाइप वाटर का एक्सेस है. मतलब कि जातिवाद में एक कम्युनिटी को ज्यादा फैसिलिटीज मिल रही हैं, एक कम्युनिटी के लोगों को ज्यादा फैसिलिटीज मिल रही हैं. अब लिटरेसी रेट देखते हैं, कुल मिलाकर कितना है, 65%. तो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन ऐसे सबका दिया है. अब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ऑफ मुस्लिम्स, पॉपुलेशन इनकी 13.5% है, तो अब उसका 3 IAS रेशियो जाता है, 4 IPS जाता है, 1.5 IFS जाता है, 3.3 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट जाता है PSU, स्टेट PSU जाता है 10.8, और फिर बैंक और RBI के लिए जाते हैं 2.2. मतलब कि ये हालत है हमारे यहाँ के मुस्लिम कम्युनिटी की.
अब हाउ कैन इंडिया बी कॉल्ड अ सेक्युलर कंट्री जब यहाँ जातिवाद में एक कम्युनिटी को ज्यादा फैसिलिटीज है और दूसरी को कम, तो इसे सेक्युलर कैसे कह सकते हैं? अब यही बुक आपको सरकार का कुछ गवर्नमेंट्स के बारे में बताएगी नहीं, ये बताएगी कि गवर्नमेंट्स ने अभी तक कैसा काम किया है। ये आई ओपनर की तरह आपके काम करेगी। अब recognizing that Muslims in India were lagging behind in terms of various development indicator, the government set up high-level committee in 2005 chaired by Rajendra Sachar. The committee examined the social and economic and educational status of Muslim communities in India. The report discussed in the detail the marginalization of this committee. It suggests that on a range of social, economic and educational indicate the situation of Muslim communities comparably to the other marginalized communities like scheduled castes and scheduled tribes. For example, according to the report of average years of schooling for Muslim children at ages of 7 to 16 is much lower than the other socio-religious communities. अब इसका conclusion क्या है? इस चैप्टर में we have tried to understand what is mean by marginalized community. अगले चैप्टर में भी हम मार्जिनलाइजेशन कंटिन्यू रखेंगे, उसके बारे में जानना। We have tried to look this through the experiences of different marginalized communities, the different reasons for each of these communities being marginalized. Each experienced marginalization in a different way. We also seen that marginalization related to experiencing disadvantage, prejudice and powerlessness. In India, there are several more marginalized communities, like the Dalits, by whom we have most read in the next chapter. Marginalized results in having low social status and not having equal access to education and other resources. तो ये इसका कंक्लूजन है। फॉर एग्जाम्पल सचर कमेटी ने ये रिपोर्ट किया, डिबंक्ड प्रेवलेंट मिथ अबाउट मुस्लिम। ये बिलीव किया जाता था मुस्लिम प्रेफर करते हैं अपने बच्चों को मदरसा में भेजने के लिए, लेकिन फिगर बताता है कि 4% मुस्लिम जो हैं अपने बच्चों को मदरसा भेजते हैं, जबकि 66% गवर्नमेंट स्कूल में और 30% प्राइवेट स्कूल में। तो हमें जो है अपनी रिपोर्ट सुधारनी पड़ेगी इफ यू वांट टू डू समथिंग। वेल दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप यू लाइक द सेशन। सेशन बंद करने से पहले, सेशन खत्म करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, दिस कैन बी कनेक्टेड टू SC/ST, जैसा मैंने पहले से बताया। फिर किससे कनेक्ट होगा? रिजर्वेशन पॉलिसी। किससे? रिजर्वेशन पॉलिसी। फिर आर्टिकल 15 and somehow it connects to equality. And yeah, one more thing, बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम्स की, यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, उनके लिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ, आई सपोर्ट देम, आई एम विद देम। इसीलिए अगर आई एम विद देम, आई डू माई बेस्ट टू सपोर्ट देम। #SSC डिक्लेयर #SSC डिक्लेयर CGL रिजल्ट। मैं चाहता हूं कि SSC CGL रिजल्ट डिक्लेयर करे, और मैं SSC रेलवे स्टूडेंट्स के लिए स्पीकअप भी करूंगा। और गवर्नमेंट को मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आप जॉब देंगे तभी हम वोट देंगे, विच मीन्स कि नो जॉब नो वोट। बिना, अगर आपने जॉब नहीं दी तो आपको वोट नहीं मिलेगा, वोट आपको घंटा मिलने वाला है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आप, मुझे उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।